एटीएस की प्रारंभिक जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई के 5 सदस्यों में 2 सदस्य गायब बताए जा रहे हैं। सूत्रों से बड़ी जानकारी, सीएए के विरोध में हिंसा भड़काने वाले 2 सदस्य गायब बताए जा रहे हैं। कानपुर, लखनऊ, फतेहपुर कई जगहों पर एटीएस की छापेमारी हुई है। छापेमारी के लिए 3 टीमें भी लगाई गई हैं, लेकिन 2 ऐसे सदस्य हैं जो कि गायब बताए जा रहे हैं। आखिर ये गए कहां, इनकी तलाश है। पीएफआई के 5 सदस्यों में से 2 सदस्यों के नाम मिलने की खबर आ रही है। अब इनकी तलाश के लिए टीम बनाई गई है। 3 टीमें छापेमारी करके इनका सुराग जुटाने में लगी हुई हैं। कानपुर, लखनऊ, फतेहपुर कई जगहों पर एटीएस की छापेमारी हुई है। बावजूद इसके 2 सदस्य गायब मिले हैं। इनकी धरपकड़ के लिए 3 टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। देखिए, कानपुर मामले में बड़ा अपडेट आया है। पीएफआई के 5 सदस्य हैं, इनमें से 2 सदस्य गायब बताए जा रहे हैं। और देखिए, कानपुर हिंसा पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। शहर में दंगे के लिए दूसरे जिले और मोहल्ले से भी उपद्रवी आए थे। सूत्रों से ये बड़ी खबर मिल रही है। पोस्टर जारी होने के बाद पुलिस को फोन पर यह जानकारी मिली थी और उन्नाव के शुक्लागंज निवासी पत्थरबाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोचिए, कहां कानपुर का ये पूरा इलाका और उन्नाव से एक आरोपी पत्थरबाज गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने अब तक 38 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है और एसआईटी जांच में बड़ी साजिश की बात सामने आई है। ये बड़ी बात है, देखिए, क्योंकि इसे सुनियोजित तरीके से प्लान किया गया था। और देखिए, कहां से लोग आए थे। एक आरोपी को उन्नाव से गिरफ्तार किया गया। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रतीश का और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई एंगल पे जांच चल रही है, कई परतों पर पड़ताल चल रही है और कहां क्या चल रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल क्या चीजें निकल करके सामने आ रही है, रतीश? देखिए, 2 बड़ी बातें प्रमुखता से निकल करके आई हैं कि कानपुर ही नहीं, ये कहा पहले जब उपद्रव हुआ, जब हिंसा हुई तो ये बात निकल करके आई थी कि कानपुर के तमाम दूर दराज इलाकों से भी बवाली आए थे। ये नई सड़क का वही इलाका है और यहाँ पर ये कहा गया गड़रियनपुरवा से, दलेलपुरवा से, तमाम ऐसे जाजमऊ से, चकेरी से, तमाम ऐसे इलाके जो यहाँ से दूर के इलाके हैं, वहाँ से उपद्रवी आए थे। हिंसा फैलाई उन्होंने और हिंसा फैलाने की बात की जा रही थी। लेकिन अब ये बात निकल करके सामने आ रही है जांच में कि बगल के आस पड़ोस के जो जनपद हैं, उन्नाव है, फतेहपुर है, वहाँ से भी लोग आए थे और ये एक सुनियोजित, जो शुरुआत से कहा जा रहा है, शुरुआती तौर से कहा जा रहा है कि आसपास के जनपदों से और तमाम जनपदों से सुनियोजित तरीके से लोगों को बुलाया गया था हिंसा करने के लिए। तो ये बात एस्टेब्लिश हो रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि उन्नाव से एक व्यक्ति को उठा लिया गया, गिरफ्तार किया गया। अब तक आंकड़ा 38 का है, 38 बवाली अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस आंकड़ा नया नहीं दे रही है, लेकिन फिलहाल जो 38 हैं उनमें से एक व्यक्ति उन्नाव से है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो एटीएस भी अब गहनता से जांच करने में जुट गई। एटीएस की टीमें लगातार पड़ताल कर रही हैं और इसका दायरा अब आगे बढ़ रहा है। कानपुर, फतेहपुर और जो लखनऊ है, वहां पर छापेमारी हो रही। 3 टीमें बनाई गई हैं। 3 टीमों के साथ साथ ये जानने की कोशिश हो रही है कि क्या एंगल। पीएफआई की अगर बात की जाए तो पीएफआई के जो 5 सदस्यों के नाम सीएए और एनआरसी के दंगों में जो कानपुर में आए थे, उनमें से 2 सदस्य गायब हो गए। जब उनकी जांच की गई, जब उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की गई, तो ऐसा पता चला कि वो गायब हैं और इनको सर्च किया जा रहा है। इसके सर्च करने के लिए लोकेशन जब उनकी ट्रेस की गई तो लोकेशन फतेहपुर, लखनऊ की मिली। इसके बाद टीमें गठित करते हुए उनको तुरंत रवाना किया गया है। लेकिन अभी फिलहाल हाथ खाली हैं, ऐसा बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। अभी टीमें गठित कर दी गई हैं, टीमें छापेमारी कर रही हैं उनकी तलाश पे, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। कहाँ हैं कुछ पता नहीं है। तो लगातार छापेमारी, लगातार डेवलपमेंट, लगातार अपडेट हो रहे हैं और कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। रतीश, एक बड़ी टेंशन होनी चाहिए खुफिया तंत्र को, इंटेलिजेंस को। इस पूरे वारदात पर अब टेंशन हो रही होगी कि आखिरकार इतनी बड़ी साजिश, उन्नाव से लोग गलियों में आप पोस्टर चस्पा कर रहे हैं कानपुर के और पकड़े जा रहे हैं दंगाई आपको या फिर उपद्रवी उन्नाव से। इंटेलिजेंस पूरी टीम, क्या उनकी तरफ से कुछ भी जवाबदेही नहीं आई है, कुछ भी सफाई नहीं आई है? देखिए, पुलिस इस मामले में बहुत फूक कर कदम रख रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ हर एंगल में बहुत ही विस्तृत जांच, उनका हमेशा ये कहना होता है। पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं कि जांच को विस्तृत दायरा दिया गया है, विस्तार से देख रहे हैं। पूरा बैकग्राउंडर भी खंगाला जा रहा है।
वो हर एक शख्स जिसके बारे में जानकारी उनको मिलती है उसके बारे में पूरी जानकारी ली जा रही है। और जिस तरीके से पीएफआई का कनेक्शन जुड़ रहा है, जिस तरह से जफर अयात हाशमी की पत्नी की भूमिका के बारे में खुलासा हुआ है, निकल करके सामने आया है कि वो MMA जौहर फैंस एसोसिएशन का जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें ग्रुप एडमिन थी। और जब बंदी की बात को लेकर किसी ने खबर उस ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाली तो उसको लेकर के वो फटकार लगाई, नाराज हो गई उस व्यक्ति से, उस सदस्य से, ग्रुप मेंबर से। और उसके बाद उसने कहा कि इस तरीके खबरें यहाँ मत डालो, यानी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई। कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि पति कह रहा है, यानी जफर हाशमी कह रहा है कि बंदी होगी, बंदी नहीं होगी, हमने कह दिया है। और पत्नी अगर उस ग्रुप में कोई सदस्य ये डालता है कि बंदी की बातें निकल के आ रही हैं तो उसको प्रचार प्रसार होने नहीं देना चाहिए। यानी ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल बहुत विवादास्पद है, पूरी स्थिति विवादों के घेरे में है। और इसकी परतों को जिस तरीके से हटाया जा रहा है तो कई चीजें निकल करके सामने आ रही है, नए नए कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। रतीश, आप पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल जो जानकारी आपने साझा करी उसके लिए शुक्रिया। तो इसी मामले पर पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को हिरासत में लिया है। देखिए, ब्रह्मनगर में मौजूद है प्रिंटिंग प्रेस और यहीं पर पर्चे छपवाए गए थे, ये बात सामने आ रही है। प्रेस मालिक पर नियम के विरुद्ध पर्चे छपवाने का आरोप लगा है। बाजार बंदी के पोस्टर और पर्चे रोमा प्रिंटिंग प्रेस में छपे थे। हयात के करीबी सूफियाना और जावेद ने प्रिंटिंग प्रेस पहुंचकर ये पर्चे छपवाए थे। अब जांच के दायरे में ये प्रिंटिंग प्रेस का मालिक और इसके कर्मचारी भी हैं। कानपुर पुलिस ने हिंसा मामले में प्रिंटिंग प्रेस मालिक पर भी शिकंजा कस लिया है और प्रिंटिंग प्रेस जहां से पर्चे और पोस्टर छापे गए थे उस मालिक को हिरासत में ले लिया है। ये वही प्रिंटिंग प्रेस है जहां से पर्चे और पोस्टर छापे गए बाजार बंदी के। प्रेस मालिक पर नियम विरुद्ध पर्चे छापने का आरोप लगा है और पुलिस ने प्रेस मालिक को भी आरोपी बना दिया है। इसके साथ ही उसे हिरासत में ले लिया गया है। बाजार बंदी के पोस्टर पर्चे रोमा प्रिंटिंग प्रेस ब्रह्मनगर से छापे गए थे और इस वक्त हम वहीं पर मौजूद हैं। हयात जो मास्टरमाइंड है हिंसा मामले का, हयात जफर हाशमी के जो करीबी हैं सूफियान, मोहम्मद सूफियान और जावेद ने प्रिंटिंग प्रेस पहुंचकर पर्चे और पोस्टर छपवाए थे। बाजार बंदी से जुड़े पर्चों को छापने से पहले पुलिस का ये कहना है कि कोई सूचना नहीं दी गई और उसके बाद इतनी बड़ी हिंसा हो गई। जो प्रेस के मालिक हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है और आरोपी बनाया गया है इस मामले में भी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। वहीं देखिए, कानपुर हिंसा को लेकर उपद्रवियों पर लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। 40 संदिग्धों के पोस्टर जारी करने के बाद कल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। इसके बाद कुल आंकड़ा उपद्रवियों की गिरफ्तारी का पहुंच चुका है 38 और बहुत जल्द उम्मीद जताई जा रही है कि और भी गिरफ्तारियां होंगी। इसके अलावा स्पेशल जांच दल की टीम आज मौके का मुआयना कर सकती है। आपको बताएं कि इस पूरे घटनाक्रम पर बारीक जांच के लिए 4 SIT की टीमें हैं और वो 4 एंगल पर काम कर रही हैं, 4 लेयर पर काम कर रही हैं। ऐसे में एक टीम है जो कि पोस्टर जारी करके तमाम लोगों की धरपकड़ में जुटी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात करते हैं जयंत चौधरी की, जिन्होंने ट्विटर पर अपना नाम बदला है। नाम को ये बदलाव करते हुए चौधरी हटाकर बिश्नोई लिखा है। बड़ी खबर, अपनी मां की नाम के याद में बिश्नोई जोड़ा है। जयंत चौधरी ने ट्विटर पर, ये देखिए, ये ब्लू टिक वाला उनका अकाउंट है जहां पर जयंत सिंह चौधरी की जगह बिश्नोई देख सकते हैं आप। और ट्वीट किया उन्होंने, देखिए इसी से रिलेटेड ट्वीट किया उन्होंने। क्या आप जानते हैं कि मेरे नाम में चौधरी अजित सिंह जी की इच्छा अनुरूप आता है। माता जी की स्मृति में शांति प्रिय बिश्नोई समाज के सम्मान में जून माह के लिए ट्विटर पर मैंने नाम जोड़ा है। ऐसे वक्त में जब धर्म और जाति पर आधारित बंटवारों पर चर्चा है, शायद कुछ लोगों की आंखों से पर्दे उठ जाएं। तो देखिए ये ट्वीट किया है। क्या आप जानते हैं कि मेरे नाम में चौधरी मेरे पिता पक्ष से आता है, ठीक है, और माता जी के पक्ष से आता है। बिश्नोई समाज से वो ताल्लुक रखती थी, इसीलिए जून महीने भर के लिए उन्होंने अपने नाम में चौधरी की बजाय बिश्नोई जोड़ा है। और ये कहते हुए जोड़ा है कि जब तक बंटवारे पर चर्चा होगी और धर्म जात की चर्चा होगी, ये देख करके मैंने ये बदलाव किया है। तो देखिए साफ तौर पे जयंत चौधरी अपने नाम की टाइटल को चेंज किया है ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने, और उसकी क्लैरिफिकेशन भी दी है। वजह भी बताई है कि क्यों उन्होंने अपने नाम में जून महीने के लिए, ये भी उन्होंने साफ किया है कि सिर्फ जून महीने के लिए मैंने ऐसा किया है। और
चौधरी की जगह वो बिश्नोई लिखेंगे। माता पक्ष, जिस समाज से माता आती है उनके टाइटल को ऐड कर लिया है। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये बदलाव करके उसकी जानकारी भी दी है अजित सिंह ने। और अब उनके नाम को आप ट्विटर पे पढ़ सकते हैं, अजित सिंह बिश्नोई। शांति प्रिय बिश्नोई समाज से माता जी आती हैं और उन्हीं के सम्मान में अपने नाम से चौधरी हटाकर बिश्नोई लिखा है जयंत ने, जयंत सिंह बिश्नोई। अब आप देखिए, तो देखिए अपनी मां की याद में नाम के साथ बिश्नोई जोड़ा है। जयंत चौधरी ने ट्विटर पर नाम बदला है अपना और उसके पीछे की वजह बताई है। चौधरी की जगह बिश्नोई लिखा है। बिश्नोई समाज से इनकी माताजी आती हैं और अपनी माताजी के ही याद में बिश्नोई नाम के साथ टाइटल जोड़ा है। तो देखिए, जयंत सिंह बिश्नोई, ये नया नाम रिफ्लेक्ट कर रहा है ट्विटर अकाउंट। देखिए, लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। लखनऊ में संघ कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अलीगंज के आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। संघ से जुड़े एक शख्स को व्हाट्सएप पे यह धमकी मिली है। धमकी को लेकर लखनऊ के मड़ियाव थाने में केस दर्ज है। लखनऊ के अलावा नवाबगंज, कर्नाटक की 4 जगहों को उड़ाने की धमकी का जिक्र है। हालांकि पहली नजर में ये किसी शरारती तत्व की शरारत तो नहीं, इस बात की भी जांच हो रही है, लेकिन इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर के जांच की जा रही है। तो देखिए, लखनऊ आरएसएस कार्यालय के साथ साथ कर्नाटक के 4 जगहों का भी जिक्र है। आरएसएस के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। परसों रात में एसएचओ मड़िया और उनकी पूरी टीम आई हुई थी, तो वो अपना रात भर यहाँ रुके थे। एक उनके एसआई हैं और 2 कांस्टेबल, और उन लोगों ने कुछ ऐसा रात में नहीं बताया, लेकिन सुबह फिर आए थे एसएचओ, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा एक मैसेज आया है। और सुल्तानपुर के प्रोफेसर हैं नीलकंठ जी, उनके फ़ोन पर ऐसा व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है। उनके द्वारा एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई। यहाँ पर सीधी कोई सूचना नहीं है ऐसी कि सीधे तौर पर कोई सूचना। देखिए, यूपी में विधान परिषद के चुनाव की सुगबुगाहट भी तेज है। लखनऊ विधान परिषद चुनाव के नामांकन का आज 5वां दिन है। विधान परिषद की 13 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं, ये खबर आ रही है। भाजपा और सपा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। आज सपा से स्वामी प्रसाद मौर्य नामांकन कर सकते हैं, ये बड़ी खबर है। देखिए, सपा और बीजेपी दोनों खेमे से नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि नामांकन का आज 5वां दिन है और अभी ये उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों पक्षों से, दोनों बड़ी पार्टियों से नाम सामने आ सकते हैं। और ये खबर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा की ओर से नामांकन कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके 3 और नामों के घोषणा का इंतजार अभी भी बरकरार है। देखिए, अब 13 सीटों पर सबसे बड़ा दंगल होने वाला है, लेकिन इस दंगल के उम्मीदवार कौन है, नाम को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। चर्चा बड़ी तेज है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा की ओर से नामांकन कर सकते हैं। आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर आज सुनवाई होगी। देखिए, शिवलिंग की नियमित पूजा की याचिका है इनकी और इसमें आज कोर्ट से सुनवाई हो सकती है, ये खबर आ रही है। शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना के अधिकार पर सुनवाई करेगा कोर्ट। आज दोपहर 12 बजे या 2 बजे के बाद याचिका पर सुनवाई की खबर आ रही है। शिवलिंग की नियमित रूप से पूजा करने की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, और देखिए वो अनशन पर बैठे हैं। लगातार उनकी सेहत गिरती जा रही है, बावजूद वो हट पर हैं, अनशन पर हैं। देखिए, इसी बीच खबर आ रही है कि आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ज्ञानवापी मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 4 जून से अन्न जल त्याग करके बैठे हैं स्वामी। कथित शिवलिंग की पूजा को लेकर के वो अनशन पर बैठे हैं। इनकी याचिका है कि प्राण प्रतिष्ठित किसी शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक ना हुआ हो, उसे भोग ना लगाया गया हो और उसकी पूजा का प्रण लेकर के मैं घर से निकला था। ऐसे में अगर जब तक मुझे पूजा नहीं करने दिया जाता, मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा।
आगे बढ़ेंगे। कानपुर से अपडेट है, जहां 3 जून को हुए कानपुर में उपद्रव मामले पर ऊंची इमारतों से पथराव और फायरिंग का मामला है, जहां जिला प्रशासन ने इमारतों की लिस्ट तैयार की है। सूत्र बताते हैं 147 3 मंजिला से लेकर 7 मंजिला इमारतों की लिस्ट तैयार है और ऊंची इमारतों की अब वीडियोग्राफी कराई जाएगी। सूत्र बताते हैं चंद्रिका देवी हाते के रहने वाले परिवार ने लगाया था ऊंची इमारतों से पथराव और फायरिंग का आरोप। अब इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि क्या है वैधता। ऊंची इमारतों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। एक पहलू यह भी है क्योंकि यहां से शिकायत मिली थी। चलिए ज्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए रतीश का रुख करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। रतीश, ये ऊंची इमारतों का क्या एंगल है, किस तरीके से जांच हो रही है? देखिए, जिस दिन उपद्रव हुआ था उस दिन उपद्रव में ये बात सामने आई थी। चंद्रेश्वर हाता जहां पर उपद्रवियों ने घुसने की कोशिश की थी वो 2 मंजिल का है और उसके आगे अगर 100 मीटर आगे बढ़ते हैं तो 100 मीटर आगे बढ़ने पर 6 मंजिल तक और 7 मंजिल तक की इमारतें हैं और ये इमारतों से पथराव और फायरिंग की गई थी। इसी को लेकर के बिल्डिंग्स को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है, जिसमें से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि करीब 150 के आसपास जो ऐसी इमारतें हैं उनको चिन्हित किया गया है जहाँ से पथराव फायरिंग की जा रही थी और जो अवैध तरीके से बनाई गई हैं। तो इन इमारतों पर अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी। मतलब इन इमारतों पर ये चेक किया जाएगा कि वैध तरीके से ये बनाई गई हैं या नहीं। अब तमाम कागजात और डॉक्यूमेंट्स खंगाले जाएंगे। रतीश, मैं सही हूँ? चलिए, तो यहाँ जानकारी आ रही है कि पास में ही 6 से 7 मंजिला जो इमारतें हैं, जो बिल्डिंग हैं, अब उनकी भी जांच की जाएगी। हमारे सहयोगी रतीश से ये जानकारी ले रहे हैं। इसकी डिटेल्स के लिए हम फिर से उनका रुख करते हैं। रतीश, यानी कुल मिला के इन बिल्डिंग्स के पेपर चेक किए जाएंगे, ये वैध तरीके से बनाई गई हैं या नहीं? तो देखिए, ऊंची इमारतों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी क्योंकि शिकायत मिली है कि जब पूरे पत्थरबाजी के घटनाक्रम में इन ऊंची इमारतों पर से चढ़ करके फायरिंग और पत्थरबाजी की गई थी और अब इसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। तमाम बिल्डिंग्स को चिन्हित किया गया है, इनके पेपर भी वेरीफाई किए जाएंगे और इनके भी कागजात खंगाले जाएंगे, चेक किए जाएंगे। देखिए, आज सीएम योगी के मथुरा दौरे का दूसरा दिन है। सुबह सुबह श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचे सीएम और उन्होंने दर्शन पूजन किया और परिसर में सीएम को घूम घूम कर हमने देखा किस तरीके से हर एक कोने पर वो पहुंचे और अवलोकन किया। 5 तस्वीरों के जरिए आज का दिन जिस तरीके से सीएम का शुरू हुआ उसे हम दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं। सीएम पहुंचते हैं और विधि विधान से श्री कृष्ण के जन्मस्थली पर बैठकर पूजा करते हैं और फिर गुफा में जाकर के दर्शन करते हैं, गर्भगृह में दर्शन करते हैं, उसके बाद देवी की भी पूजा करते हैं, साथ में परिसर का जायजा लेते हैं। ये 5 बड़ी तस्वीरें निकल करके सामने आई। इसके बाद आपको बताएं कि ब्रज क्षेत्र के विकास पर चर्चा के लिए एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। जितने भी अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, इस मीटिंग का हिस्सा हैं। किस तरीके से विकसित किया जाए मथुरा को, वृंदावन को, पूरे तीर्थ को, इस पर एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। विकास का जो रोड मैप बन करके तैयार है उसे दिखाएंगे और समझाएंगे तमाम अधिकारी सीएम को। देखिए, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बीच काशी टोल पर टोल कर्मियों से मारपीट का वीडियो सामने आया है। मारपीट करने वाले खुद को एसओजी टीम का बता रहे हैं और कहा जा रहा है कि टोल टैक्स मांगने पर यह पूरी मारपीट की शुरुआत हुई और टोल कर्मियों को पिस्टल दिखाकर धमकाने की बात भी सामने आई है। देखिए, तस्वीरें आई हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है। ये देखिए, नियॉन जैकेट में आपको टोल कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं और इसी गाड़ी में सवार लोगों ने, ये देखिए, बैरियर के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।